अरे जरा एक बहुत ही विशाल और प्राचीन पुस्तकालय की कल्पना कीजिए। मतलब एक ऐसी जगह जहां ज्ञान को सहेजने की व्यवस्था एकदम अचूक हो। जहां हर पांडुलिपि का अपना एक तय कमरा हो। बिल्कुल। हर ग्रंथ का एक साफ साफ शीर्षक हो, और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो बस उस कमरे में जाइए और किताब उठा लीजिए। सब कुछ एकदम सुव्यवस्थित। हाँ, मतलब एक ऐसी आदर्श व्यवस्था जहाँ कोई कंफ्यूजन ही ना हो, हर चीज अपनी जगह पे बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन तब क्या हो अगर उसी पुस्तकालय में टहलते हुए आपको अचानक दिखे कि एक ही किताब की पूरी कॉपी बिल्कुल सेम टू सेम जानकारी के साथ 10 अलग अलग कमरों में रखी हुई है। अरे ये तो अजीब लगेगा, है ना? आज की इस डेटा मैनेजमेंट वाली भाषा में कहें तो इसे पक्का इन्फॉर्मेशन ओवरलोड या फालतू का दौरावी कहा जाएगा। मतलब कोई भी तुरंत पूछ बैठेगा कि भाई ये कैसी व्यवस्था है। सही बात है, जगह और कागज दोनों की बर्बादी। हाँ, जब एक जगह सब लिखा ही है तो उसे हर जगह कॉपी पेस्ट क्यों किया गया है? और यहीं से वो असल बौद्धिक संकट शुरू होता है, क्योंकि जब किसी भी बड़े सिस्टम में चीजें बिना वजह बार बार रिपीट होती हैं तो लोग मान लेते हैं कि सिस्टम में ही कोई बड़ा झूल है। बिल्कुल, और आज के हमारे इस डीप डाइव का विषय ठीक यही जटिल गुत्थी है। बस फर्क इतना है कि हम किसी आम पुस्तकालय की बात नहीं कर रहे हैं। हम प्राचीन भारतीय दर्शन शास्त्र और खासकर मीमांसा दर्शन के एक बहुत ही गहरे विवाद में उतर रहे हैं। और हमारे आज के स्रोत भी बहुत ही गूढ़ हैं। हाँ, आज हम मीमांसा दर्शन के एक प्रमुख सूत्र अद्विर्वचनम वा श्रुति संयोगा विशेषात और शाबर भाष्य, तंत्र वार्तिक और भाष्य प्रभा की उन विस्तृत व्याख्याओं पर चर्चा करेंगे जिन्होंने इस रिपीटिशन की समस्या को सुलझाया। हमारा मिशन आज यही समझना है कि प्राचीन विद्वानों ने अलग अलग वेदों में एक ही जानकारी के बार बार आने की समस्या को कैसे देखा। ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी। मतलब प्राचीन विद्वानों के लिए वेद कोई ऐसी किताबें तो थी नहीं जो किसी ने बस बैठकर लिख दी हों। वेदों को तो एकदम निर्दोष और शाश्वत माना जाता था। बिल्कुल। ऐसे में अगर वेदों में कहीं फालतू का दोहराव या रिपीटिशन साबित हो जाता तो उनकी प्रामाणिकता ही खतरे में पड़ जाती। तो क्या अलग अलग ग्रंथों में लिखी गई एक ही विधि अलग अलग कर्म बन जाती है या फिर वो एक ही रहती है? देखिए, अगर कोई इसे ऊपर ऊपर से देखे और कह दे कि ये महज एक व्यर्थ का दोहराव है, जिसे हम पुनरुक्ति कहते हैं, तो ये वेदों में एक बहुत बड़ा दोष निकालने जैसा होगा। मीमांसा का तो पूरा बेस ही इसी पर टिका है ना कि वेद का एक एक शब्द सार्थक है। हाँ बिल्कुल, वहाँ एक अक्षर भी बेकार नहीं हो सकता। तो आइए इस समस्या की बिल्कुल जड़ में चलते हैं। जैसे मान लीजिए अग्निहोत्र नाम का एक कर्म है। अब ये अग्निहोत्र वेदों की एक शाखा में भी पूरी डिटेल में बताया गया है, दूसरी शाखा में भी है और तीसरी में भी। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या इसका मतलब ये है कि लोगों को 3 अलग अलग तरह के अग्निहोत्र करने होंगे, या ये सिर्फ एक ही बात को बार बार बोल के पकाने वाली बात है? शाबर भाष्य इसी समस्या का जवाब एक बहुत ही लॉजिकल तरीके से देता है। भाष्यकार साफ कहते हैं कि इसे पुनरुक्ति यानी फालतू का दोहराव नहीं मान सकते। उनका एक बहुत ही फेमस तर्क है, स एवायम अर्था पुनः श्रावितोऽग्निहोत्रादि बहुकृत्वो बहुबिस्त पुरुषः। अरे बाप रे, ये संस्कृत का वाक्य तो काफी भारी हो गया। इसका आसान सा मतलब क्या हुआ? मतलब बहुत सीधा है। अगर एक ही इंसान को बिना बात के कोई चीज 10 बार बताई जाए तो वो पक्का दोहराव है, इंसान चिढ़ जाएगा। हाँ, मैं तो पक्का चिढ़ जाऊंगी। लेकिन यहाँ सिचुएशन एकदम अलग है। यहाँ एक ही कर्म जैसे अग्निहोत्र बहुत से अलग अलग लोगों द्वारा सुना जा रहा है। अच्छा, मतलब सुनने वाले बहुत सारे हैं, इसलिए बताने का काम भी कई बार हो रहा है। बिल्कुल, जानकारी एक ही है पर उसे रिसीव करने वाले लोग अलग अलग हैं। शाबर भाष्य निष्कर्ष देते हुए कहता है, एक में वेदम कर्मेति, यानी ये एक ही कर्म है। कर्म अनेक नहीं हुए, बस उस एक कर्म को ग्रहण करने वाले लोग अनेक हैं। ठीक है, आइए इसे थोड़ा समझते हैं। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे दिल्ली के एक स्कूल में गणित का कोई फॉर्मूला पढ़ाया जा रहा है और मुंबई के एक स्कूल में भी वही फॉर्मूला पढ़ाया जा रहा है। हाँ, एकदम सटीक उदाहरण है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि गणित के 2 अलग अलग फॉर्मूले बन गए। फॉर्मूला एक ही है, बस बच्चे अलग अलग शहरों में बैठे हैं। बिल्कुल, अलग अलग जगह और अलग अलग ऑडियंस होने की वजह से एक ही ज्ञान को अलग अलग जगहों पर रखा जा रहा है। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी तार्किक खामी नजर आ रही है। अगर अग्निहोत्र बिल्कुल एक ही कर्म है तो इसे इतनी सारी अलग अलग शाखाओं में पूरे डिटेल के साथ, मतलब इसके सारे अंगों और छोटे छोटे नियमों के साथ बार बार लिखने की इतनी माथापच्ची क्यों की गई? ये बहुत लाजमी सवाल है ना? प्राचीन काल में जब चीजें याद रखनी पड़ती थी तो ये कितनी बड़ी मेहनत रही होगी। क्या सिर्फ एक जगह ये लिख देना काफी नहीं था
कि भाई अग्निहोत्र करो और उसकी डिटेल जाके उस वाली शाखा से पढ़ लो। हाँ, मतलब आधी बात यहाँ और आधी वहां क्यों नहीं रखी गई? बिल्कुल। यहाँ जो सबसे आकर्षक बात है वो ये है कि मीमांसा के सूत्रकार महर्षि जैमिनी ने ये सवाल पहले ही भौंप लिया का, और जवाब सूत्र के इन शब्दों में छिपा है, श्रुति संयोगा विशेषात। इसका क्या मतलब है? भाष्य प्रभा और तंत्रवार्तिक इसे गहराई से समझाते हैं। वो कहते हैं कि हर शाखा में उस कर्म का पूरा स्वरूप अपने सभी अंगों के साथ होना ही चाहिए। इसके लिए वो एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, समस्तेति कर्तव्य तोपेत प्रधान। उफ, फिर से एक भारी शब्द, समस्तेति कर्तव्य तोपेत प्रधान को अगर हम नॉर्मल भाषा में समझें तो क्या अर्थ निकलेगा? अगर इसे तोड़ें तो मतलब है कि कोई भी मुख्य कर्म अपनी पूरी प्रक्रिया के साथ मौजूद होना चाहिए। ये कोई आधा अधूरा हिंट नहीं है। हर शाखा अपने आप में एक इंडिपेंडेंट और पूरी व्यवस्था है। पर हर शाखा को इतना इंडिपेंडेंट बनाने की जिद क्यों थी? क्योंकि अगर वो ऐसा करते, जैसा आप कह रही थीं कि आधी विधि एक शाखा में और आधी दूसरी में, तो उस शाखा को पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए वो ज्ञान हमेशा अधूरा ही रह जाता। अच्छा, उसे अनुष्ठान पूरा करने के लिए किसी और पर निर्भर रहना पड़ता? बिल्कुल। प्राचीन गुरुकुल सिस्टम में कोई भी व्यक्ति आधी किताब एक गुरुकुल से और आधी किसी दूसरे राज्य के गुरुकुल से तो नहीं पढ़ सकता था ना। हर एक परंपरा को अपने लोगों के लिए पूरा और आत्मनिर्भर होना ही था। यह बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये जो ऑडियंस और शाखा प्रणाली का कनेक्शन है, ये काफी प्रैक्टिकल लग रहा है। हाँ, तंत्रवार्तिक यानी वार्तिककार इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि यह दोहराव इसलिए नहीं है क्योंकि हर शाखा के पढ़ने वाले श्रोता एकदम अलग होते हैं। तो जो काठक शाखा पढ़ रहा है वो तैत्तिरीयक शाखा को नहीं पढ़ता। एकदम सही। प्राचीन काल में ज्ञान श्रुति परंपरा से चलता था, सुनकर याद किया जाता था। एक व्यक्ति अपनी पारिवारिक परंपरा वाली एक ही शाखा का जीवन भर अध्ययन करता था। मतलब ये आज के जमाने जैसा नहीं था कि लाइब्रेरी गए और 10 किताबें पलट ली। बिल्कुल नहीं, ये एक पूरी जीवन शैली थी। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि काठक शाखा पढ़ने वाले इंसान के लिए अग्निहोत्र का वो वर्णन उसकी जिंदगी में पहली और आखिरी बार उसी शाखा में आ रहा है। हाँ, और वार्तिककार इसे सकृत श्रुति ही कहते हैं, मतलब केवल एक बार सुना गया। जब वो व्यक्ति अपनी शाखा पढ़ता है तो उसके लिए वो विधि एकदम नई है, फ्रेश है। क्योंकि वो 2 शाखाएं तो एक साथ पढ़ ही नहीं रहा। सही कहा। इसलिए उसके पर्सनल एक्सपीरियंस में वो कभी भी रेपिटेशन या पुनरुक्ति नहीं बनती। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे किसी रीजनल रेडियो स्टेशन पर कोई नेशनल मैसेज बज रहा हो। वहां के लोकल श्रोता के लिए वो मैसेज एकदम नया और एक्सक्लूसिव है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो मैसेज किसी बड़े शहर में भी बज रहा है, वो जानकारी एकदम ताज़ा है। पर यार, यहाँ एक बात पच नहीं रही मुझे। इंसान का नेचर तो हमेशा से जिज्ञासु रहा है ना। मान लीजिए कोई बहुत ही जीनियस विद्यार्थी है, उसने अपनी शाखा पढ़ ली पर उसकी प्यास नहीं बुझी। अच्छा, वो दूसरी शाखा पढ़ने चला गया? हाँ, वो किसी दूसरे गुरुकुल गया और उसने दूसरी शाखा भी पढ़ ली। अब ऐसे मेधावी इंसान के दिमाग में तो ये आएगा ना कि अरे ये विधि तो मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ। क्या उस अकेले बंदे के लिए ही सही ये दोहराव का दोष नहीं बन जाएगा? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और तंत्रवार्तिक ने इस जीनियस वाले तर्क का, जिसे वो परकीय शाखा अध्ययन कहते हैं, बहुत ही सॉलिड जवाब दिया है। क्या जवाब दिया? वो कहते हैं कि अगर कोई बहुत मेधावी व्यक्ति दूसरी शाखा पढ़ भी ले, तब भी उसे ये भ्रम नहीं होता कि ये कोई फालतू का दोहराव है। वो कंफ्यूज क्यों नहीं होगा? सामने तो साफ दिख रहा है कि बात रिपीट हुई है। के लिए रची गई है, उसके अपने अनुष्ठान के लिए नहीं। अच्छा, मतलब वो अपना दायरा समझता है। बिल्कुल। तंत्रवार्तिक में इसके लिए एक बहुत गहरी लाइन है, संप्रदाया गताम मुक्त्वा स्वासमाख्यानि बंधिनीम शाखाम शाखांतरम युक्तम नाध्येतुम सदृशे श्रमे। अब इसका भावार्थ भी बता दीजिए। इसका सिंपल मतलब यह है कि कोई भी समझदार इंसान अपनी परंपरा से मिली शाखा को छोड़कर किसी दूसरी शाखा में उतना ही तगड़ा परिश्रम क्यों करेगा? जब उसे अपनी ही शाखा से सारा ज्ञान मिल रहा है। हाँ, तो दूसरी शाखा में वो ही मेहनत करना लॉजिकल नहीं है। और अगर वो बस अपनी क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए पढ़ भी ले, तो उसे क्लियर रहता है कि दूसरी शाखा का ज्ञान उन दूसरी परंपरा के लोगों के लिए है। वो ये नहीं सोचता कि वेद बेकार की बातें कर रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मान लेता है कि अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं पैरेलल चल रही हैं। ये सच में एक बहुत ही मैच्योर नजरिया है। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक और बेसिक बात है जो मेरे दिमाग में घूम रही है। वो क्या? जब हम अलग अलग शाखाओं में एक ही चीज देखते हैं तो हमारा मॉडर्न दिमाग तुरंत पूछता है कि भाई ओरिजिनल सोर्स कौन सा है? हाँ, फर्स्ट कॉपी कौन सी है? बिल्कुल। अगर काठक शाखा में भी वही कर्म है और तैत्तिरीयक में भी, तो पहले कौन आया?
क्या एक ने दूसरे की नकल की है? क्योंकि हम तो हर चीज को एक टाइमलाइन पर देखने के आदी है ना। और यहीं पर मीमांसा दर्शन अपनी सबसे बड़ी और शायद सबसे चैलेंजिंग दार्शनिक छलांग लगाता है। अच्छा। ये समय की अवधारणा और अपौरुषेयता का सिद्धांत है। भाष्य प्रभा और तंत्र वार्तिक इस बात को पूरी तरह खारिज करते हैं कि शाखाओं के बीच कोई आगे पीछे का क्रम है। मतलब कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? इसे समझने के लिए हमें मीमांसा का कोर प्रिंसिपल समझना होगा। मीमांसा के अनुसार वेद नित्य हैं, यानी शाश्वत है। इनका ना कोई आरंभ है ना कोई अंत। और दूसरी बात, ये अपौरुषेय हैं, मतलब इन्हें इंसानों ने रचा ही नहीं है। पर बिना रचयिता के कोई किताब कैसे हो सकती है? किसी ने तो पहली बार उसे बोला या लिखा होगा ना। यही तो मॉडर्न सोच और प्राचीन दर्शन टकराते हैं। मीमांसा मानता है कि ध्वनि शाश्वत है। जिन ऋषियों के नाम हम वेदों के साथ सुनते हैं, वो मंत्रों के राइटर नहीं हैं, वो मंत्र द्रष्टा हैं। मंत्र दृष्टा मतलब उन्होंने मंत्रों को देखा। हाँ, उन्होंने उस शाश्वत सत्य को समाधि में देखा या सुना। हाँ, ग्रेविटी तो न्यूटन से पहले भी थी ही। बिल्कुल, वैसे ही वेद शाश्वत नियम है। और क्योंकि वो किसी इंसान ने किसी खास टाइम पे रचे ही नहीं, तो ये सवाल ही खत्म हो जाता है कि पहले कौन सी शाखा बनी और बाद में कौन सी। अरे वाह। तंत्रवार्तिक साफ कहता है, न च तत्र पूर्वापर्यमस्ति, मतलब इनके बीच कोई पहले या बाद का रिलेशन नहीं है। तो इस सब का मतलब क्या है? ये तो हमारे सोचने के तरीके को ही पलट रहा है। आज हम हर चीज को वर्जन 1, वर्जन 2 की तरह देखते हैं। हाँ, हम मान लेते हैं कि एक चीज पहले आई और फिर उसकी नकल करके दूसरी बनी। लेकिन इन विद्वानों के हिसाब से तो ये वर्जन वाला लॉजिक यहाँ काम ही नहीं करता। जब समय की शुरुआत ही नहीं है तो पहला और दूसरा कैसे डिसाइड होगा? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़ें, तो इसके लिए वो एक बहुत ही पावरफुल शब्द इस्तेमाल करते हैं, युगपद वृत्ति। युगपद वृत्ति? हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है एक साथ अस्तित्व में होना, साइमल्टेनियस एग्जिस्टेंस। भाष्य प्रभा कहता है कि अनादि वेद की सभी शाखाएं एक साथ काम करती हैं, उनमें कोई आगे पीछे का भाव नहीं है। तो मतलब जब सभी शाखाएं हर समय एक साथ मौजूद है, तो ये सोचना ही गलत है कि किसी ने किसी को कॉपी किया है। एकदम सही। जब क्रमिक समय ही नहीं है तो नकल कौन किसकी करेगा? दोहराव का दोस्त तो तब लगता है ना, जब कोई एक स्पीकर किसी एक टाइम पर कुछ बोले और फिर बाद में वही बात रिपीट करे। और यहाँ तो स्पीकर ही नहीं है और टाइम की कोई शुरुआत भी नहीं है। हाँ, सत्य बस अलग अलग रूपों में अपनी पूरी डिटेल के साथ एक ही टाइम में पैरेलल प्रकट हो रहा है। सच में ये तो दिमाग के जाले साफ कर देने वाला विचार है। मतलब ये ऐसा है जैसे एक ही सच्चाई कई डायमेंशंस में बिना किसी टाइमलाइन के एक साथ मौजूद हो। बिल्कुल। हम ये कह ही नहीं सकते कि पॉइंट ए पहले आया और पॉइंट बी बाद में। सब कुछ एक ही शाश्वत समय में एक साथ हो रहा है। इन प्राचीन विचारकों ने क्या गजब का लॉजिक लगाया है। ये उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। युगपद वृत्ति के इस सिद्धांत ने साबित कर दिया कि ज्ञान के अलग अलग रूप एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक ही सच के पैरेलल एक्सटेंशन है। तो अगर हम आज के इस पूरी डीप डाइव के धागों को एक साथ समेटें, तो मीमांसा दर्शन के इस सूत्र ने हमें कुछ बड़ी बातें सिखाई। पहली, एक ही अनुष्ठान अगर अलग अलग वेदों में है तो वो अलग अलग कर्म नहीं बन जाता। हाँ, वो मूल रूप से एक ही रहता है। और दूसरी बात, ये कोई फालतू का रेपिटेशन नहीं है, क्योंकि हर शाखा का अपना एक अलग ऑडियंस है। हर इंसान के लिए वो ज्ञान एकदम नया और अपने आप में पूरा है। उसे अपना काम करने के लिए किसी दूसरी किताब या परंपरा पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता। और सबसे जटिल बात, वेदों की शाश्वत प्रकृति, जहाँ समय का कोई क्रम ही नहीं है, वो ये पक्का करती है कि कोई भी इंफॉर्मेशन कॉपी पेस्ट नहीं है। सब कुछ एक साथ एग्जिस्ट करता है। पता है, ये प्राचीन ज्ञान आज के टाइम में भी बहुत काम का है। वो कैसे? देखिए, आज जब हम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो न्यूज़ हो, किताबें हों या डिजिटल मीडिया, एक ही जानकारी को अलग अलग तरीके से देखते हैं, तो हम अक्सर इरिटेट हो जाते हैं। हाँ, हम कहते हैं कि यार ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, हर जगह एक ही बात क्यों चल रही है। बिल्कुल, लेकिन अगर हम तंत्रवार्तिक वाले इस ऑडियंस फर्स्ट नजरिए से देखें, तो हमें समझना चाहिए कि हर जानकारी एक खास ऑडियंस के लिए डिजाइन की गई है। जो बात मेरे लिए पुरानी या रिपीटेटिव है, हो सकता है किसी दूर बैठे इंसान के लिए वो पहली बार सामने आ रही हो। हाँ, उसके लिए वो आज भी स्वीकृतता है। इसलिए हर प्रेजेंटेशन की अपनी एक अलग वैल्यू है। ये वाकई चीज़ों को देखने का एक शानदार नजरिया है। जो चीज़ हमारे लिए इन्फॉर्मेशन का कचरा है, वो किसी और के लिए ज्ञान की शुरुआत हो सकती है। सही कहा। तो इस पूरी चर्चा को ख़त्म करते हुए मैं हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूँगी।
प्राचीन विचारकों ने एक ऐसा लॉजिकल सिस्टम बनाया जो बिना लीनियर टाइम के भी अपनी अलग-अलग परंपराओं को सही साबित करता है। अगर आज हम अपने डिजिटल युग के विवादों और इन्फॉर्मेशन क्लैश को इसी युगपद वृत्ति यानी एक साथ अस्तित्व वाले नजरिए से देखना शुरू करें, तो क्या इंटरनेट पर होने वाले हमारे आधे से ज्यादा वैचारिक टकराव खुद ब खुद शांत नहीं हो जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। एक बहुत बड़े और समावेशी ढांचे का हिस्सा नहीं मान सकते, जहां हर विचार किसी न किसी की समझ को पूरा कर रहा है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए।